तो मैं शिवम सिंह आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रगति स्टडी पॉइंट पर स्वागत अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, पूर्वालोकन श्रृंखला जो हम लोग चला रहे थे, आज चौथा दिन है और पॉलिटी का घटना चक्र जिसका टॉपिक है शासन प्रणाली। हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। इसका कुछ नोट्स है। राजतंत्र यह शासन का प्राचीनतम रूप है जिसमें शासन की शक्ति एक व्यक्ति में समाहित होती है जो राजमुकुट धारण करता है। राजतंत्र क्या है? तो राजतंत्र यह शासन का एक प्राचीनतम रूप है जिसमें शासन की शक्ति एक व्यक्ति में समाहित होती है जो राजमुकुट धारण करता है। वह आनुवंशिक उत्तराधिकार के आधार पर पद ग्रहण करता है। दूसरा शब्द है कुलीन तंत्र। कुलीन तंत्र क्या है? इसे अरिस्टोक्रेसी भी कहा जाता है। यह शासन का वह रूप है जिसमें राजनीतिक सत्ता थोड़े से लोगों में निहित होती है तथा वही इसका प्रयोग करते हैं। तानाशाही से अधिनायक तंत्र भी कहा जाता है। यह एक ऐसे शासन का रूप है जिसमें एक ही व्यक्ति का निरंकुश शासन होता है जो बल प्रयोग के माध्यम से अपने पद पर आसीन होता है तथा किसी के प्रति उत्तरदायी नहीं होता। प्रजातंत्र क्या है? वर्तमान समय में शासन का सबसे अधिक लोकप्रिय रूप प्रजातंत्र है। ध्यान देने योग्य बात है कि प्रजातंत्र वहाँ विद्यमान होता है जहाँ जनता में सत्ता निहित होती है, अर्थात जनता को संप्रभुता प्राप्त होती है। प्रजातांत्रिक या लोकतांत्रिक शासन प्रणाली के कई रूप हैं जिनमें प्रमुख है संघात्मक शासन तथा एकात्मक शासन। इन शासन प्रणालियों को व्यवहार्यता संसदीय शासन व्यवस्था तथा अध्यक्षीय शासन व्यवस्था के रूप में जाना जाता है। राज्य के महत्वपूर्ण तत्व हैं संप्रभुता, जनसंख्या, भूभाग तथा सरकार। किसी भी राज्य का अनिवार्य तत्व संप्रभुता होती है। इसके बिना कोई भी राज्य की श्रेणी में नहीं जाता। वर्ष 1947 के पहले एक राज्य के रूप में हमारा देश भारत संप्रभु नहीं था, क्योंकि उस समय भारत पर भारत की जनता का शासन नहीं था बल्कि ब्रिटिश क्राउन का शासन था। भारतीय संविधान के अनुसार देश में संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया जिसमें जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि ही शासन व्यवस्था का संचालन करते हैं। संसदीय शासन प्रणाली को मंत्रिमंडलीय शासन प्रणाली भी कहा जाता है। इस प्रणाली में संसद विधि निर्माण की सर्वोच्च संस्था होती है एवं कार्यपालिका अपने समस्त कृत्यों के लिए संसद के प्रति जवाबदेही होती है। संसदीय शासन प्रणाली में कार्यपालिका का अस्तित्व विधायिका में उसकी विश्वास प्राप्ति या बहुमत तक रहता है। भारत की राजनीतिक व्यवस्था में संपूर्ण सत्ता को केंद्र एवं राज्यों में संवैधानिक रूप से बांटा गया है। यहाँ सर्वोच्च सत्ता जनता में निहित है और भारतीय प्रशासनिक राजनीतिक व्यवस्था विशुद्ध रूप में एक लोकतांत्रिक गणतंत्र है। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली, जिसे हम राष्ट्रपतीय शासन प्रणाली के नाम से भी जानते हैं, समस्त कार्यपालिका शक्ति वास्तविक रूप से राष्ट्रपति में निहित होती है। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का सर्वोत्तम उदाहरण अमेरिका की राजनीतिक प्रशासन व्यवस्था है। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में राष्ट्रपति विधायिका को भंग नहीं कर सकता। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में सत्ता केंद्रीकृत होती है। राष्ट्रपति ही कार्यपालिका का प्रमुख होता है। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में राष्ट्रपति अपने मंत्रियों के चुनाव में स्वतंत्र होता है और मंत्रियों के चयन में व्यवस्थापका की भूमिका नाम मात्र की होती है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त वाक्य हम भारत के लोग यह स्पष्ट करता है कि भारत में सत्ता का एकमात्र स्रोत जनता ही है, जो प्रतिनिधियों का निर्वाचन सत्ता संचालन हेतु करती है। अतः भारतीय लोकतंत्र में जनप्रतिनिधियों को जनता के सेवक का दर्जा प्राप्त है। भारतीय संविधान में संघ एवं राज्यों की शक्ति को संविधान में स्पष्टता विभाजित किया गया है।
इसलिए भारतीय संविधान को परिसंघीय भी कहा जाता है। ब्रिटिश संसद को संसदों की जननी कहा जाता है। ब्रिटिश संसद को संसदों की जननी कहा जाता है। ब्रिटेन में परंपराओं के अनुरूप आवश्यक कानून बनाते हुए प्रशासनिक व्यवस्था का संचालन किया जाता है, क्योंकि ब्रिटेन में लिखित संविधान का अस्तित्व नहीं है। भारतीय संविधान का एकात्मक शासन के प्रमुख लक्षणों में राज्यपाल का पद, अखिल भारतीय सेवाएं, एकल नागरिकता, आपातकालीन प्रावधान तथा राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व शामिल है। भारत का एक गणतंत्र है। इसका आशय है कि भारतीय राजनीतिक या प्रशासनिक व्यवस्था के सर्वोच्च पद या राष्ट्रपति पर निर्वाचित व्यक्ति आसीन होता है। भारतीय संविधान में संघात्मक एवं एकात्मक दोनों व्यवस्थाओं के तत्व पाए जाते हैं, परंतु भारतीय संविधान मूलतः संघात्मक है। केसी व्हीयर ने भारत को अर्ध संघात्मक राज्य कहा है, जबकि जी ऑस्टिन ने भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद कहा है। भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य एक संतुलन स्थापित करता है। यह कथन है केसी व्हीयर का। बी.आर. अम्बेडकर के अनुसार संविधान को संघात्मकता के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया है। अब हम स्टार्ट करते हैं प्रश्न को श्रृंखला। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य शब्द को सर्वोत्तम रूप से परिभाषित करता है? ऑप्शन फर्स्ट है व्यक्तियों का एक समुदाय जो बिना किसी बाह्य नियंत्रण के एक निश्चित भूभाग में स्थायी रूप से निवास करता है और जिसकी एक संगठित सरकार है। एक निश्चित भूभाग के राजनीतिक रूप से संगठित लोग जो स्वयं पर शासन करने, कानून एवं व्यवस्था को बनाए रखने, अपने नैसर्गिक अधिकारों की रक्षा करने तथा अपनी जीविका के साधनों को सुरक्षित करने का अधिकार रखते हैं। तीसरा ऑप्शन है वस्तु से व्यक्ति जो एक निश्चित भूभाग में बहुत लंबे समय से अपनी संस्कृति, परंपरा और शासन व्यवस्था के साथ रहते आए हैं। और चौथा ऑप्शन है एक निश्चित भूभाग में स्थायी रूप से रह रहा समाज जिसकी एक केंद्रीय प्राधिकारी तथा केंद्रीय प्राधिकारी के प्रति उत्तरदायी कार्यपालिका और एक स्वतंत्र न्यायपालिका है। तो इसमें आपका आंसर सही है। व्यक्तियों का एक समुदाय जो बिना किसी बाह्य नियंत्रण के एक निश्चित भूभाग में स्थायी रूप से निवास करता है और जिसकी एक संगठित सरकार है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है? तो ऑप्शन है ध्वज, राजधानी, संप्रभुता, शासनाध्यक्ष। तो सबसे महत्वपूर्ण तत्व है संप्रभुता। भारत की संप्रभुता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य है। राष्ट्रमंडल की सदस्यता के कारण भारत की संप्रभुता कम हो जाती है। दो कथन है। नीचे दिए हुए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो इसमें भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य है, केवल पहला कूट सही है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च पर है? सर्वोच्च न्यायालय, दूसरा ऑप्शन संविधान, तीसरा संसद, चौथा धर्म। तो भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में सर्वोच्च पर है संविधान। भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है? तो भारतीय संविधान में संसदात्मक शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है। अगला क्वेश्चन है संसदात्मक शासन व्यवस्था में न्यायपालिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है या कार्यपालिका का न्यायपालिका पर नियंत्रण होता है? अगला पॉइंट कार्यपालिका का विधायिका पर नियंत्रण होता है या अगला ऑप्शन विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है? तो डी ऑप्शन सही है, विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है। संसदीय व्यवस्था वाली सरकार वह होती है जिसमें संसदीय व्यवस्था वाली सरकारें वह होती हैं जिसमें
सरकार संसद के प्रति उत्तरदायी होती है और उसके द्वारा हटाई जा सकती है। सर्वप्रथम संसदात्मक सरकार किस देश में आरंभ हुई थी? तो सबसे पहले अगर संसदात्मक सरकार आरंभ हुई है तो ग्रेट ब्रिटेन, यूके में। पुष्पेश पंत ने भी अपनी पुस्तक विश्व का इतिहास में स्पष्ट लिखा है कि ब्रिटेन में संसदीय प्रणाली का आविर्भाव संसार के किसी भी देश से पहले हो गया था। भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से इस बात में भिन्न है कि भारत वास्तविक और नाम मात्र दोनों प्रकार की कार्यपालिका है। अगला ऑप्शन सामूहिक उत्तरदायित्व की प्रणाली है। ऑप्शन सी द्विसदनीय विधायिका या ऑप्शन डी न्यायिक पुनर्वलोकन की प्रणाली है। तो इसमें आंसर है न्यायिक पुनर्वलोकन की प्रणाली है। हमने ब्रिटिश मॉडल पर आधारित संसदीय लोकतंत्र को अपनाया है, किंतु हमारा मॉडल उस मॉडल से किस प्रकार भिन्न है? कोट फर्स्ट है, जहाँ तक विधि निर्माण का संबंध है ब्रिटिश संसद सर्वोपरि अथवा संप्रभु है, किंतु भारत में संसद की विधि निर्माण की शक्ति पर सीमित है। दूसरा है, भारत में संसद के किसी अधिनियम के संशोधन की संवैधानिकता से संबंधित मामले उच्चतम न्यायालय द्वारा संविधान पीठ को भेजे जाते हैं। तो दोनों सही है, 1 और 2 दोनों सही है। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? संसदात्मक सरकार है, अध्यक्षात्मक सरकार, या स्वतंत्र न्यायपालिका, या संघात्मक सरकार। तो इसमें जो है अध्यक्षात्मक सरकार की विशेषता नहीं है, क्योंकि यहाँ का राष्ट्राध्यक्ष वंशानुगत नहीं चुना जाता है। तो ये आंसर सही है। भारतीय राजनीतिक पद्धति के बारे में निम्न में कौन सही नहीं है? भारत धर्मनिरपेक्ष राज्य है, बिल्कुल सही है। संसदीय पद्धति की सरकार है, सही है। संघीय नीति है, राष्ट्रपतीय पद्धति की सरकार, यही गलत है। राष्ट्रपति पद्धति की सरकार नहीं, संसदीय पद्धति की सरकार है यहाँ पर। भारत में संसदीय प्रणाली की सरकार है क्योंकि यहाँ मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। संसदीय स्वरूप के शासन का प्रमुख लाभ यह है कि कार्यपालिका विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी बनी रहती है। भारत के संदर्भ में संसदीय शासन प्रणाली में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से सिद्धांत संस्थागत रूप में निहित है? मंत्रिमंडल के सदस्य संसद के सदस्य होते हैं। जब तक मंत्रियों को संसद का विश्वास प्राप्त रहता है तब तक ही वे अपने पद पर बने रहते हैं। राज्य का अध्यक्ष ही मंत्रिमंडल का अध्यक्ष होता है, ये गलत है। पहला और दूसरा सही है। सरकार की संसदीय व्यवस्था के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है? विधायिका न्यायपालिका के प्रति जवाबदेह है, विधायिका कार्यपालिका के प्रति जवाबदेह है, विधायिका एवं कार्यपालिका दोनों स्वतंत्र हैं, राष्ट्रपति न्यायपालिका के प्रति जवाबदेह है। तो इसमें आंसर होगा 1 से अधिक। निम्नलिखित कथनों में से उस एक को चुनिए जो मंत्रिमंडल स्वरूप की सरकार के अंतर्निहित सिद्धांत को अभिव्यक्त करता है। सरकार के जनता के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व को सुनिश्चित करने के लिए संसदीय लोकतंत्र की एक क्रियाविधि, ये सही है, बाकी सब गलत है। कौन गलत है? ऐसी सरकार के विरुद्ध आलोचना को कम से कम करने की व्यवस्था जिसके उत्तरदायित्व जटिल हैं तथा उन्हें सभी के संतोष के लिए निष्पादित करना कठिन है। ऐसी सरकार के कामकाज में तेजी लाने की क्रियाविधि जिसके उत्तरदायित्व दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। उस
शासनाध्यक्ष के हाथों को मजबूत करने का एक साधन जिसका जनता पर नियंत्रण ह्रासोन्मुख दशा में है। राष्ट्रपति पद्धति में समस्त कार्यपालिका की शक्ति किसमें निहित होती है? तो राष्ट्रपति पद्धति में समस्त कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। भारत में राजनीतिक व्यवस्था के मूलभूत लक्षण हैं। कथन फर्स्ट, यही एक लोकतांत्रिक गणतंत्र है, बिल्कुल सही। इसमें संसदात्मक रूप की सरकार है, ये भी सही। सर्वोच्च सत्ता भारत की जनता में निहित है, सही है। एक एकीकृत शक्ति का प्रावधान करती है, यही गलत है। तो इसमें आंसर हो जाएगा बी, 1 2 3। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत एक लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था है, भारत एक प्रभुता संपन्न राज्य है, भारत में लोकतांत्रिक समाज है, भारत एक कल्याणकारी राज्य है। चारों ठीक है, 1 2 3 4। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारतीय राजतंत्र की नहीं है? एक संविधान, संगत सरकार, लोकतांत्रिक सरकार, विधि का शासन, सत्तावादी सरकार। तो इसमें सत्तावादी सरकार भारत का विशेषता नहीं है। केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को प्राधिकार प्राप्त होता है भारतीय संविधान से। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट को सही उत्तर को चुनिए। कथन है भारत एक लोकतांत्रिक देश है, भारत, और कथन आर है भारत का अपना एक संविधान है। तो ये आर दोनों सही है, लेकिन आर एक ही सही व्याख्या नहीं करता। निम्न में से कौन सुशासन की विशेषता नहीं है? जवाबदेही, पारदर्शिता, कानून का नियम या लाल फीताशाही। तो लाल फीताशाही। कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है, कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध करना। राज हर जगह है, ये अंतराल शायद ही कोई छोड़ता है। यह वक्तव्य किस धारणा की व्याख्या करता है? कल्याणकारी राज्य की व्याख्या करता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है? कल्याणकारी राज्य, समाजवादी राज्य, राजनैतिक समानता, साम्यवादी राज्य का दर्शन नहीं है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? भारतीय संविधान अध्यक्षात्मक है, भारत एक नाम मात्र का राजतंत्र है, भारत एक कुलीन तंत्र है, भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र। यही सही है। भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत है, भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत है जनता। निम्नांकित में से कौन एक अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व है? एकल कार्यपालिका। निम्नलिखित में से कौन सा सही अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की विशेषता है? कार्यकारिणी का प्रमुख राष्ट्रपति होता है, राष्ट्रपति अपने मंत्रिपरिषद का चयन स्वयं करता है, राष्ट्रपति व्यवस्थापिका को भंग नहीं कर सकता। ऊपर वर्णित सभी तत्व सही है, तो इसमें ऊपर वर्णित सभी तत्व सही है। अध्यक्षात्मक शासन का उदय सर्वप्रथम किस देश में हुआ था? तो अध्यक्षात्मक शासन का सर्वप्रथम उदय हुआ है अमेरिका में, संयुक्त राज्य अमेरिका में। भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है, संविधान लिखित है, यहाँ मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, यह जनता की सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है। भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है क्योंकि वहाँ पर जनता को सरकारों को बदलना और चुनने का अधिकार प्राप्त है। लोकतंत्र का उत्कृष्ट गुण यह है कि यह क्रियाशील बनाता है साधारण पुरुषों और महिलाओं की बुद्धि और चरित्र को। भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है भारत में वंशानुगत शासन नहीं। निम्नलिखित में से किनसे भी निर्धारित होता है कि भारत का संविधान परसंघीय है? संविधान लिखित और अनम्य है, न्यायपालिका स्वतंत्र है, अगला ऑप्शन अपशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना, या केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण। तो यही आंसर है, केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण। भारतीय संविधान कैसा है? भारतीय संविधान अंशतः कठोर और अंशतः लचीला है। भारत की संसदीय शासन प्रणाली एवं ब्रिटेन की संसदीय शासन प्रणाली में अंतर का बिंदु निम्नलिखित में से कौन है? न्यायिक समीक्षा। निम्न कथनों पर विचार कीजिए और अंत में दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन है कि भारत की संविधान में एक संघीय प्रणाली का प्रावधान है, कारण है कि उसने एक बहुत शक्तिशाली केंद्र की रचना की है। तो ए और आर सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। अगला क्वेश्चन है कि कथन ए भारत में संघवादिता व्यवहारिक नहीं है, कारण आर भारत एक संघीय राज्य नहीं है।
ये सही है परंतु आर गलत है। भारतीय राज्य व्यवस्था में निम्नलिखित में से कौन सी अनिवार्य विशेषता है जो यह दर्शाती है कि उसका स्वरूप संघीय है? तो न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुरक्षित है, तो यही दर्शाता है कि न्यायपालिका यदि स्वतंत्र है तो भारतीय राज्य व्यवस्था में संघीय स्वरूप को दर्शाती है। निम्न में से कौन एक भारत के संविधान का संघीय लक्षण नहीं है? केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्ति का बंटवारा सही है। पूर्ण रूप से लिखित संविधान है। इकहरी नागरिकता, स्वतंत्र न्यायपालिका, इसमें आंसर हो जाएगा इकहरी नागरिकता, क्योंकि इकहरी नागरिकता भारत के संविधान का संघीय लक्षण नहीं है। भारतीय संविधान में एकात्मक और संघात्मक दोनों ही विशेषताएं मौजूद हैं। भारतीय संविधान के संघात्मक लक्षणों में लिखित संविधान, कठोर संविधान, केंद्र एवं राज्यों की शक्तियों का वितरण, न्यायपालिका की सर्वोच्चता एवं स्वतंत्रता, द्विसदनीय विधानमंडल आदि। भारतीय संघीय व्यवस्था में कौन से एकात्मक तत्व पाए जाते हैं? कौन कौन से? तो इसमें दिया है लिखित संविधान, कठोर संविधान, संविधान की सर्वोच्चता, राज्यपाल की नियुक्ति, शक्तियों का विकेंद्रीकरण, राज्य विधेयकों पर राष्ट्रपति की स्वीकृति, संवैधानिक संकट, एक सर्वोच्च न्यायालय। तो पूछा है इसमें कि कौन एकात्मक तत्व पाए जाते हैं, तो एकात्मक तत्व है इसमें राज्यपाल की नियुक्ति, राज्य विधेयकों पर राष्ट्रपति की स्वीकृति और संवैधानिक संकट। इनमें से कौन सा भारतीय संघीय व्यवस्था में एकात्मक तत्व है? शक्तियों का विकेंद्रीकरण, राज्यपालों की नियुक्ति, राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व, न्यायिक पुनर्वलोकन, अखिल भारतीय सेवाएं, द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका। तो इसमें 2, 3 और 5, राज्यपालों की नियुक्ति, राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व और इसके बाद है आपका 5 अखिल भारतीय सेवाएं। भारत में संघीय व्यवस्था से संबंधित निम्न कथनों में कौन सा सही है? संविधान शासन की मूल संरचना के लिए एक संघीय व्यवस्था की प्रस्तावना करता है। एकात्मक झुकाव का उसमें सशक्त मिश्रण है। दोनों संघ तथा राज्य विधायिकाएं प्रभुता संपन्न है। अगला ऑप्शन है विधायकीय, वित्तीय तथा न्यायिक शक्तियां संघ एवं उसकी इकाइयों के मध्य विभाजित कर दी गई। तो इसमें 1 और 2 दोनों सही है। निम्नलिखित विशेषताओं में केंद्रीय शासन व्यवस्था के लिए कौन सही नहीं है? त्वरित निर्णय, लचीलापन, बड़े देशों के लिए आदर्श, कानून की एकरूपता, उपयुक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। तो इसका आंसर होगा बड़े देशों के लिए आदर्श। कथन है भारत का राष्ट्रपति परोक्षता निर्वाचित होता है। कारण है भारत में संसदीय प्रणाली को गणतंत्रवाद के साथ जोड़ा गया है। तो इसमें भारत का राष्ट्रपति परोक्षता निर्वाचित होता है, बिल्कुल सही है। तो दोनों ए और आर सत्य हैं तथा आर का एक मान स्पष्टीकरण है। नीचे 2 वक्तव्य दिए गए। कथन ये है कि राजनीतिक दल लोकतंत्र के जीवन रक्त है। कारण है लोग खराब शासन के लिए सामान्यतः राजनीतिक दलों को कोसते हैं। तो ये यार दोनों सही है। आर सही स्पष्टीकरण ये का है। भारत में दल विहीन प्रजातंत्र किसने प्रस्तावित किया था? तो इसमें तो महात्मा गांधी और जयप्रकाश नारायण दोनों लोगों ने समर्थन दिया था। महात्मा गांधी और जयप्रकाश नारायण ने भारत में दल विहीन प्रजातंत्र का समर्थन किया। ये दलीय व्यवस्था के दोषों के कारण दल विहीन लोकतंत्र एवं सहभागी लोकतंत्र के समर्थक थे। कथन ये है कि भारत की संघात्मक संरचना का मुख्य उद्देश्य इसकी बहुआयामी विविधताओं में से एक राष्ट्र का निर्माण करना और राष्ट्रीय एकता को सुनिश्चित करना था। कारण आ रहा है कि विविधताओं के सामंजस्य से एक सशक्त न कि कमजोर भारतीय राष्ट्रीयता का निर्माण हुआ है। तो ये और आर दोनों अपने आप में सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या है। नीचे 2 कथन दिए गए जिनमें से एक कथन ए और दूसरा कारण आर कहा गया है। कथन ए है कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की प्रकृति में निरंतरता एवं परिवर्तन के तत्व मूर्त रूप में पाए जाते हैं। कारण है कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में निम्न राजनीतिक कार्यशैलियों जैसे आधुनिक शैली, परंपरागत शैली तथा संत शैली के तत्व समाहित हैं। नीचे दिए गए कोड में सही उत्तर चुनिए। तो इसमें ए और आर दोनों सही हैं और ए की सही व्याख्या करता है। महिलाएं, दलित, निर्धन एवं अल्पसंख्यक समूह भारत में लोकतंत्र के सबसे बड़े दावेदार हैं। कारण है भारत में लोकतंत्र अधिक आत्मसम्मान की कामना
का वाहक बनकर उभरा है। तो ए और आर दोनों सही हैं। आर ए की सही व्याख्या है। तो महिलाएं, दलित, निर्धन तथा अल्पसंख्यक समूह भारत में लोकतंत्र के सबसे बड़े दावेदार हैं, क्योंकि लोकतंत्र उनके व्यक्तिगत अधिकारों को रक्षा कर उनकी आत्मसम्मान की गरिमा को बढ़ाते हैं। भारतीय संविधान के वैध होने का कारण है। भारतीय संविधान का वैध होने का कारण क्या है? भारत के संविधान का विश्व का सबसे विस्तृत संविधान है। इसके वैध होने का कोई एक कारण नहीं है, बल्कि उपयुक्त सभी कारणों से संविधान का स्वरूप बृहदाकार हो गया तथा सभी विकल्पों में कोई एक सत्य नहीं बल्कि सभी सत्य हैं। इनमें अनेक संविधानों के अनुभव समाविष्ट हैं। इसमें विस्तृत प्रशासकीय प्रावधान है। यह एक बड़े देश के शासन से संबंधित है। यह संघ तथा राज्य सरकारों का संविधान है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? संयुक्त राज्य अमेरिका में सरकार की संघीय प्रणाली है। यही सही है। भारत में सरकार की संघीय और एकात्मक दोनों प्रकार की प्रणाली है। गलत। फ्रांस की सरकार की संघीय प्रणाली है। फ्रांस में सरकार की संघीय प्रणाली है। पाकिस्तान में प्रधानमंत्री की नियुक्ति वहाँ की जनता के द्वारा होती है। अमेरिका के संविधान में संघीय प्रणाली का स्पष्ट उल्लेख है। भारत के संविधान में भारत के राज्यों का संघ बताया गया, किंतु संविधान के कतिपय प्रावधान राज्यों की अपेक्षा केंद्रों को ज़्यादा शक्तिशाली बनाने पर जोर देते हैं। इससे कुछ विद्वान भारत के संविधान को संघात्मक एवं एकात्मक प्रणालियों का मिश्रण बताते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक भारतीय संघ राज्य पद्धति की विशेषता नहीं है? भारत में स्वतंत्र न्यायपालिका है। केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन बिल्कुल है। संघवाद होने वाली इकाइयों को राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व दिया गया है। ये भी ठीक है। यह संघबद्ध होने वाली इकाइयों के बीच एक सहमति का परिणाम है। यही गलत है। नीचे दो कथन दिए गए हैं, जिनमें से एक कथन ए और दूसरा कारण आर कहा गया है। कथन ए है कि भारतीय संघात्मक व्यवस्था को अर्ध संघात्मक कहा जाता है। कारण है भारत में एक स्वतंत्र न्यायपालिका जिसे न्यायिक पुनर्निरीक्षण का अधिकार है। तो ए आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। कारण है कि भारतीय संविधान अर्ध संघात्मक है, और कारण आर है भारतीय संविधान ना तो संघात्मक और ना ही एकात्मक है। ए और आर दोनों सही हैं, और तथा ए आर ए की सही व्याख्या है। भारतीय संविधान की प्रकृति क्या है? भारतीय संविधान की प्रकृति में संघीय किंतु भावना में एकात्मक है। भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा था? भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद जी ऑस्टिन ने कहा। किसने कहा था कि भारत अर्ध संघात्मक राज्य है? केसी वेयर ने। भारतीय संविधान के विषय में निम्नलिखित कथन निम्न में से किसका है? तो भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है। ये कथन है केसी वेयर का। निम्नांकित में से किस एक का कथन है कि संविधान को संघात्मकता के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। मिथकों और कहावतों के रूप में प्रशासन के सिद्धांतों को किसने अस्वीकार किया है? हर्बर्ट साइमन ने। विधि और स्वाधीनता के बीच सबसे उपयुक्त संबंध को निम्नलिखित में से कौन प्रतिबिंबित करता है? तो ये करता है, यह विधि नहीं है तो स्वाधीनता भी नहीं है। यह विधियाँ अधिक होती हैं तो स्वाधीनता भी कम होती है। तो इसमें बी ऑप्शन सही है। यदि यह विधि नहीं है तो स्वाधीनता भी नहीं है। निम्नांकित में से कौन विकास प्रशासन की अवधारणा से संबंधित है? निम्नांकित में से कौन विकास प्रशासन की अवधारणा से संबंधित है? तो फ्रेड डब्ल्यू रिंग्स। गणतंत्रीय अवधारणा से संबंधित निम्नांकित में से कौन एक सही नहीं है? एक राज्य जिसमें जनता सर्वोच्च हो, सर्वोच्च शक्ति निर्वाचित प्रधान में निहित हो, सर्वोच्च शक्ति एक राजा के समान एक ही शक्ति में निहित हो, एक ऐसी सरकार जो जनता द्वारा निर्वाचित हो। तो इसमें सी ऑप्शन गलत है, क्योंकि सर्वोच्च शक्ति एक राजा के समान व्यक्ति में निहित हो, तो ये गलत है। यदि हमारी सभ्यता विफल होती तो यह मुख्यतः प्रशासन के ध्वस्त होने का कारण होगा। यह कथन है W.V. डानहम द्वारा। निम्नांकित में से कौन सा एक चिंतक लोक प्रशासन का निजी प्रशासन में क्षमताओं का समर्थक है? तो हेनरी फ्योल।
निम्नलिखित में से किनको विधि के शासन के प्रमुख लक्षणों के रूप में माना जाएगा? तो शक्तियों का परिसीमन, दूसरा है विधि के समक्ष क्षमता, और चौथा स्वतंत्रता और नागरिक अधिकार, और तीसरा है सरकार के प्रति जन उत्तरदायित्व। ये गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन किसी देश के संविधान के मुख्य प्रयोजन को सर्वोत्तम रूप से प्रतिबिंबित करता है? यह आवश्यक विधियों के निर्माण के उद्देश्य का निर्धारण करता है। गलत। यह राजनीतिक पदों और सरकार के सृजन को सुकर बनाता है। यह सरकार की शक्तियों को परिभाषित और सीमाबद्ध करता है। यही सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संवैधानिक सरकार यह है जो राज्य की सत्ता के हित में व्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रभावकारी प्रतिबंध लगाती है। दूसरा है जो व्यक्ति की स्वतंत्रता के हित में राज्य की सत्ता पर प्रभावकारी प्रतिबंध लगाती है। तो इसमें केवल दो कथन दूसरा सही है, जो व्यक्ति की स्वतंत्रता के हित में राज्य की सत्ता पर प्रभावकारी प्रतिबंध लगाती है। प्रतिबंध परिभाषा से संवैधानिक सरकार का अर्थ है, संवैधानिक सरकार का अर्थ है सीमित सरकार से। संवैधानिक सरकार का आशय क्या है? तो संवैधानिक सरकार का आशय है कि कोई सरकार जो संविधान की सीमाओं से परिबद्ध हो। राज्य व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस एक को आप स्वतंत्रता की सर्वाधिक उपयुक्त व्याख्या के रूप में स्वीकार करेंगे? राजनीतिक शासकों की तानाशाही के विरुद्ध संरक्षण, बी ऑप्शन नियंत्रण का अभाव, ऑप्शन सी इच्छा अनुसार कुछ भी करने का अवसर, ऑप्शन डी है स्वयं को पूर्णतः विकसित करने का अवसर। तो क्वेश्चन 75 का आंसर डी होगा कि स्वयं को पूर्णतः विकसित करने का अवसर। अगला क्वेश्चन 76 नंबर। समाज में समानता के होने का एक निहितार्थ यह है कि उसमें ऑप्शन ए विशेषाधिकारों का अभाव, अवरोधों का अभाव, और ऑप्शन सी प्रतिस्पर्धा का अभाव, ऑप्शन डी है विचारधारा का अभाव। तो आंसर इसमें आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 76 का आंसर है कि समाज में समानता के होने का एक निहितार्थ है विशेषाधिकारों का अभाव। भारत एवं अमेरिका की राजनीतिक क्वेश्चन 77। भारत एवं अमेरिका की राजनीतिक व्यवस्थाओं के बीच निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं समान हैं? पॉइंट 1 है अपशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास हैं। पॉइंट 2 है अपशिष्ट शक्तियां राज्यों के पास हैं। पॉइंट 3 राष्ट्रपति के पास पॉकेट वीटो की शक्ति है। और ऑप्शन 4 है कि उच्च सदन में कुछ मनोनीत सदस्य होते हैं। तो इसमें आंसर है केवल 3। भारत एवं अमेरिका की राजनीतिक व्यवस्थाओं के बीच निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं समान है? तो भारत और अमेरिका में राष्ट्रपति के पास पॉकेट वीटो है, ये शक्ति सेम है भारत और अमेरिका के बीच। दूसरे प्रशासनिक आयोग के कौन से प्रतिवेदन ने भारत में सुशासन की बाधाओं की पहचान की है? शासन में नैतिकता, नागरिक केंद्रित प्रशासन, शासन का केंद्र बिंदु। भारतीय संघवाद में विविधताओं में एकता को प्रोन्नत करने हेतु निम्नलिखित में से किन संस्थानों को आवश्यक माना गया है? तो अंतर्राज्य परिषद एवं राष्ट्रीय विकास परिषद, वित्त आयोग एवं क्षेत्रीय परिषद, एकल न्यायिक व्यवस्था एवं अखिल भारतीय सेवाएं, ये तीनों संस्थानों को आवश्यक माना गया है। निम्नलिखित में से किस दशक में भारत की संसदात्मक व्यवस्था केंद्रीयता से संघवाद की ओर खिसकी है? 1970 के दशक में। आज के लिए इतना। कल का टॉपिक होगा राष्ट्रीय प्रतीक।